हेलो स्टूडेंट, हम करेंगे यहाँ पर सेक्शन डी टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन, जिसमें शामिल है प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री रीडर। यहाँ पर से आपको हॉर्नेबल प्रोज में से एक एक्सट्रैक्ट आएगा 6 नंबर का, 5 छोटे क्वेश्चन आएंगे 10 अंक के, एक लंबा यानी कि बड़ा क्वेश्चन आएगा 3 अंक का। पोइट्री में से आपको 1 एक्सट्रैक्ट पूछा जाएगा 3 अंक का, 2 शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन टाइप आंसर पूछे जाएंगे 4 अंक के, और एक लॉन्ग रिस्पॉन्स क्वेश्चन टाइप पूछा जाएगा 3 अंक का। सप्लीमेंट्री रीडर में से आपको 1 एक्सट्रैक्ट पूछा जाएगा जो 4 अंक का होगा। स्नैपशॉट में से आपको 2 छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 4 अंक के होंगे, और एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 3 अंक का होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुल 40 नंबर के क्वेश्चन आपसे इस पार्ट में से पूछे जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहला पार्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, जो है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल। ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि आपका जो पेपर है ये लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा ही जारी किया जाता है, और जो PDF निकाला है, क्वेश्चन बैंक निकाला, ये भी उसी लोक शिक्षण ने ही, संचालनालय ने ही निकाला है। इस कारण से पूरा चांसेस है कि इनमें से ही आपका जो क्वेश्चन आंसर है वो बैठ जाएंगे एग्ज़ाम में। यहाँ पर ये भी सेम अनसीन पैसेज के भांति है, आपको इन्हें अच्छी तरह से पढ़ना होता है और इनके आंसर यहाँ पर ढूंढकर हमें ऑप्शन पर टिक करना होता है। केवल जो ग्रामेटिकल पोर्शन होता है उनका आंसर भले ही यहाँ पर नहीं मिल सकता हमको, उनका आंसर हमें अपने जो पढ़ा है, जो आपका स्व विवेक बोलता है, उसके अनुसार आपको लगाना पड़ता है। बाकी आपको सारे आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे कि ये पैराग्राफ आप अच्छी तरह से पढ़ें, और यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से ढूंढा जाता है मैं आपको यहाँ वाला बता दे रहा हूँ, उस प्रकार से आप आगे भी ढूंढ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. After a few hours of mouthing, we left her alone to make arrangement for her funeral. In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. We stopped halfway in the country yard, all over the verdant, and in her room right up to where she lay dead and stiff, wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scared on the floor. There was no chirping. We felt sorry for the birds, and my mother fetched some bread up for them. She broke it into little crumbs the way my grandmother used to, and threw it to them. The sparrows took little crumbs the way my grandmother used to, and threw it to them. The sparrows took no notice of the bread when we carried my grandmother's corpus off. They flew away quickly. Next morning, the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin. यानी कि इस पैराग्राफ का मतलब यह है कि एक बूढ़ी ग्रैंड मदर थी जो चिड़ियाओं को अच्छे से रखती थी, उनका दाना पानी का ख्याल रखती थी। वो क्या हो जाती है, वो डेड हो जाती है, तो उसकी जो लाश है उसको रेड कपड़े में यानी कि लाल कपड़े में ढककर वो जलाने के लिए ले जाते हैं। अब शाम का वक्त था, तो जो चिड़ियाएँ थी वो भी उस लाश के पास आ बैठी। तो लोगों ने सोचा कि ये जो चिड़िया हैं वो हो सकता है दाना पाने के लिए आए हो, लेकिन जैसे ही व्यक्ति शोक मना रहे थे तो वो चिड़िया भी क्या है, रोने लग गई। तो उन्हें देखकर कुछ व्यक्तियों ने सोचा कि जिस प्रकार से जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो उनको ब्रेड के टुकड़े डालती थी, वैसे ही वो भी ब्रेड के टुकड़े डालें। लेकिन क्या हुआ कि ग्रामीणों ने यानी कि व्यक्तियों ने जैसे ब्रेड के टुकड़े डाले, तो जो गौरैया थी, जो चिड़ियाएँ थी, उन्होंने उनकी तरफ देखा भी नहीं। वो केवल उनका दुख व्यक्त वहाँ करना चाहती थी। जैसे कपड़ा हटा, उन्होंने उनका दर्शन किया और बिल्कुल वो शोक मनाने लगे थे। तो इस प्रकार से इसका कहानी है एक। अब यहाँ देखिए, और पहला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, हु वाज कवर्ड विद अ रेड श्राउड। देखिए हमने पढ़ा है कि यहाँ पर ग्रैंड मदर थी जिसको लाल कपड़े में रखा गया था। तो ऑप्शन देख लीजिए आप, यहाँ पर ए नंबर पे ग्रैंड फादर दे रखा है, बी नंबर पे ग्रैंड मदर दे रखा है, सी नंबर पर द मदर दे रखा है, और डी नंबर पर द पोएट्स सिस्टर दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, जो आ जाएगा द ग्रैंड मदर।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है कि वाई डिड द बर्ड्स नॉट ईट द ब्रेड क्रम्स। जो चिड़ियाँ थी उन्होंने जो ब्रेड के टुकड़े थे वो नहीं खाए, क्यों नहीं खाए? बिकॉज दे वर नॉट हैंग्री, क्योंकि वो भूखी नहीं थी। बिकॉज दे वर माउरिंग, क्योंकि वे शोक कर रही थी। बिकॉज दे वांटेड टू ईट समथिंग एल्स, क्योंकि वे इसके अलावा कुछ और खाना चाहती थी। बिकॉज दे हैड नो टाइम टू ईट, क्योंकि उनका इस समय खाने का नहीं था। तो हमने यहाँ पर गद्यांश में पढ़ा था कि वो रो रही थी, यानी कि वो शोक कर रही थी, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, बिकॉज दे वर माउरिंग। तो इस प्रकार से हम इसको गद्यांश को यानी कि एक्सटेक्ट है इसको पढ़कर आसानी से आंसर दे सकते हैं। चलिए इनके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। विच वर्ड इन द पैसेज मीन है डेड बॉडी, यानी कि जो मृत शरीर है उसको बताने के लिए कौन सा शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है? ऑप्शन दे रखे हैं श्राउड, ब्लेज, कॉर्पस और फनरेल। देखिए यहाँ पर अर्थ हम समझ लेते हैं। जो श्राउड होता है इसका अर्थ होता है कफन, ब्लेज का अर्थ होता है यहाँ पर ज्वाला, यानी कि जो लाश को जलाते हैं वो ज्वाला, कॉर्पस का मतलब होता है लाश, और फनरेल का मतलब होता है अंतिम संस्कार। तो देखिए मृत शरीर को कौन दर्शाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी दर्शाएगा, जो है कॉर्पस। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है हु इज़ द ऑथर ऑफ द अबव पैसेज। ये जो पैसेज है किसने लिखा है? ऑप्शन दे रखे हैं। अब यहाँ पर जो है मैं सही टिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो है बी, खुशवंत सिंह। इन्होंने ये पैसेज लिखा है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है द बर्ड्स। अब बर्ड्स क्या कर रही थी वो हमें ऑप्शन यहाँ से ढूंढ कर लिखना है। एट द ब्रेड क्रम्स, जो ब्रेड के टुकड़े खा रही थी, हो ही नहीं सकता, तो खा ही नहीं रही थी, है ना, वो तो केवल आगे बैठी थी अपना शौक प्रकट करने के लिए। डिड नॉट ईट ब्रेड क्रम्स, वो ब्रेड के टुकड़े नहीं खा रही थी। स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, वो जो टुकड़े उनको डाले थे वो उनको डस्टबिन में डाल रहे थे, ऐसा हो ही नहीं सकता। चिरप्ड लाउडली, जोर जोर से चिल्ला रही थी। अब यहाँ पर जिसका ऑप्शन नंबर बी है वो राइट है। डिड नॉट ईट ब्रेड क्रम्स, उनको जो ब्रेड के टुकड़े डाले थे वो उनको नहीं खा रही थी, बल्कि वो शौक वहाँ पर प्रकट कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड वीपिंग। वीपिंग का मतलब होता है रोना, तो रोने के जैसा जो शब्द है वो यहाँ पर कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए लिट, मावरिंग, स्टेप, ब्रोक। यहाँ पर हम चारों के अर्थ समझ लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि वीपिंग का अर्थ यहाँ पर क्या हुआ है, यानी कि वीपिंग के समान ही अर्थ कौन सा है। लिट का मतलब होता है ज्योतिर्मय, यानी कि उजाला। मावरिंग का अर्थ होता है शोक करना। स्टिप का मतलब होता है कठोर, और ब्रोक का मतलब होता है तोड़ना या तोड़ा। तो देख लीजिए वीपिंग यानी कि रोना, रोएगा कब? मावरिंग भी ऐसे ही है, शोक करना, यानी कि ये दोनों जो शब्द है वो सेम सेम दिख रहे हैं, थोड़ा सा अंतर है लेकिन मतलब तो वही निकल रहा है, शोक प्रकट करना यानी कि रोना। तो यहाँ पर ऑप्शन हो गया इसका बी राइट। नेक्स्ट पैसेज यहाँ पर आता है पैसेज 2। इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ने के बाद आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। जैसे कि इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, और उसके बाद उसका आंसर में PDF में यानी कि जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ इसमें ढूंढ कर आपको बताता हूँ। यहाँ पर पूछा है व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द राइटर। जो राइटर था उसने जो शिक्षा है वो कहाँ तक कर रखी है, उसका पेशा क्या है। ऑक्यूपेशन का मतलब पैसा होता है, पेशा होता है, यानी वो क्या काम करता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे रखे कि एक बिजनेसमैन होता है, या एक सेलर है, या एक डॉक्टर है, या एक नेवी ऑफिसर है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट की पहला क्वेश्चन आपको फर्स्ट की 2 से 3 लाइन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हम पढ़ते हैं इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी सन जोनाथन 6 years, है ना, डॉटर सुजैन 7, एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. For the longest time, Mary and I, ए 37-year-old बिजनेसमैन। देखिए यहाँ पर दे रखा आई, यानी कि वो खुद के लिए बात कर रहा है, क्या है वो 37 साल का है और ओल्ड बिजनेसमैन है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है बिजनेसमैन, तो यहाँ आ जाएगा आंसर ए बिजनेसमैन। तो इस तरह से आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब हम यहाँ पर इन पैराग्राफ को जल्दी जल्दी कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आता है व्हाट डज सिफरिंग मीन। अब सिफरिंग का मतलब क्या है, तो आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर रेगुलर ट्रेवलिंग बाय सी, जो रोज हमेशा आड़े दिन
यातायात कर या मतलब ट्रेवल करता है समुद्र की, उसको अपन बोलते हैं यहाँ पर सेफरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, व्हाट वाज द नेम ऑफ देयर बोट, उनके जो बोट है उसका नाम क्या है। ये क्वेश्चन भी आपको एक्सट्रैक्ट में पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसका जो नाम है वो है वेव वॉकर। विच ऑफ दिस इज सिमिलर इज मीनिंग टू लेजर लेश्योर, इनके लेश्योर का जो सिमिलर शब्द है वो क्या है, तो उसका जो सिमिलर शब्द है वो है फ्री टाइम। 200 year ago a round the world voyage what made was made by कैप्टन जेम्स कुक। ये सही है कि गलत है, तो बिल्कुल जो सही है, अपन ने पहली लाइन में इसको पढ़ा था। गिव द वर्ब ऑफ वर्ड एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर की हमें क्रिया लिखनी है, तो एक्सप्लोरर की क्रिया होती है एक्सप्लोर, तो इसका आंसर हो गया एक्सप्लोर। नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पैसेज यहाँ दे रखा है, इसको भी ध्यान से पढ़ना है और इनके आंसर देने हैं। आंसर बता रहा हूँ, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एम्परर, जो राजा है उसका नाम क्या था, तो यहाँ पढ़ेंगे तो आपको राजा का नाम मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ दे रखा है, कमिश्ड बाय द टेंग एम्परर शियोन जॉन, है ना, तो ये ऑप्शन में दे रखा है। तो सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, ये ऊपर में की लाइन में दे रखा है, ए वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वू डाउजी हु लिव्ड इन द 8th सेंचुरी। ये इस राजा की बात यहाँ पर हो रही है, वो डाउजी, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है वो डाउजी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, वेयर डिड दे गो, वे कहाँ गए थे। जो ऑप्शन देखेंगे, पैराग्राफ पढ़ेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें, इन द केव, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, इसमें व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है। हम यहाँ देखेंगे स्प्लेंडेड का जो शब्द है, अर्थ है वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एक्स्ट्रा वेजेंट। वू डाउजी वाज ए, खालिस्तान दिया हुआ कि वू डाउजी क्या थे, तो हमने स्टार्टिंग की पहली लाइन शब्द पढ़ी है, वहाँ पर था ये पेंटर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। पांचवा है, द अबव पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, ये कौन से पार्ट से लिया गया है, तो ये जो पार्ट है वो है आपके बुक का ऑप्शन नंबर सी लैंडस्केप ऑफ द साउल। द पेंटिंग हेड, है ना, खालिस्तान दिया हुआ है, फ्रॉम द वॉल, जो पेंटिंग थी वो कहाँ लगी हुई थी, अच्छी तरह से लगी हुई थी, जिसको हम बोलते हैं वानिश्ड या वेनिस्ड भी पढ़ा जाता है। उसके बाद यहाँ अगला पैसेज आता है, इसको ध्यान से पढ़ें और इसके आंसर आप दें। यहाँ पर पहले का जो आंसर है वो आंसर है डी, जिसमें है बोथ ए और बी। उसके बाद जो सेकंड है, वार डज आवर कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कास्टेजिज्म। उसके बाद थर्ड ऑप्शन यहाँ, थर्ड क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, विच वर्ड इज इन द पैसेज मीन्स रिडक्शन इन नंबर ऑफ क्वालिटी। यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी डिप्लीशन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द पीरियड ऑफ 10 ईयर इज कॉल्ड, जो 10 साल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जैसे 100 साल होते हैं तो हम सेंचुरी बोलते हैं, जब 10 साल होते हैं तो क्या बोलते हैं, तो उसको ऑप्शन नंबर बी के अनुसार डिकेड बोला जाता है, यानी कि डिकेड बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है डिकेड। अगला है, द अबव पैराग्राफ इज अबाउट, ये जो पैराग्राफ यहाँ दिया हुआ है ये किसके ऊपर आधारित है, तो यहाँ पर जो आधारित है वो ऑप्शन नंबर डी है राइट, उसका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर आधारित है। यहाँ पर पूछा है नेक्स्ट, गिव वर्ब ऑफ, गिव वर्ब फॉर्म ऑफ रिलायबल, रिलायबल की हमें वर्ब यानी कि क्रिया लिखनी है, तो इसकी क्रिया होती है रिलियंट। क्या क्रिया होती है, रिलियंट क्रिया होती है। तो इस तरह से जो इसके जो फर्स्ट वाले पोर्शन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके बाकी जो कोई क्वेश्चन आंसर हैं आपको कल सारा का सारा इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।